माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। भारत माता की। मैं बलिदानियों को और उन सब लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुछ भी किया है, देश के लिए चाहे लड़ाई लड़ी हो, चाहे देश के लिए अच्छे काम किए हों, मैं उन्हें देवता का दर्जा देता हूँ। मैं उन्हें देवता मानता हूँ, मैं उन्हें अपने पुरखे मानता हूँ, उन्हें अपने पूर्वज मानता हूँ। इसलिए उस मंच को भी बहुत पवित्र मानता हूँ जहाँ पर बलिदानियों की बात हो। यूं तो एक बहुत लंबी कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर में शिव वर्मा जी हैं। शिव वर्मा जी के घर में बैठक होती है और उस बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि HSRA बनाई जाएगी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी बनाई जाएगी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी बनती भी है और उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बात शुरू करता हूं फिरोजपुर कोटला, पास में ही है। फिरोजपुर कोटला में एक बैठक होती है। बैठक इसलिए होती है क्योंकि लोगों को जगाने की कोशिश हो रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो रही थी। और सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि ये कोशिश अंग्रेज़ों के लिए हो रही थी। गलत बात है, ये कोशिश हिंदुस्तानियों के लिए हो रही थी। जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो यहाँ से लेकर ब्रिटेन तक सब जगह हुए थे। उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होती थी। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी हर वक्त सामने रहती थी। आपको पता ही होगा बाबू सुभाष चंद्र बोस के घर के ठीक सामने चाय वाले का, वहाँ पर भी इंटेलिजेंस एजेंट रहता था। एक पुलिस का बड़ा अधिकारी अंग्रेज़ था, उसने पूरा जीवन ही सुभाष बाबू के पीछे भागते भागते बेकार कर दिया, पकड़ फिर भी नहीं पाया, रिटायर हो गया। तो ऐसा नहीं है, पुलिस को जगाना था। ऐसा बिल्कुल भी मत मान के चलिए कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना था। ऐसा बिल्कुल मत मान के चलिए कि क्वीन को जगाना था। वो सब जागे हुए थे, जागरूक थे। 80,000 के तकरीबन लोग थे और सबसे ज़्यादा संख्या उनकी जब भारत में थी तो सिर्फ 1 लाख थी और हम लोग उस वक्त 33-34 करोड़ लोग हुआ करते थे। तो फिर भी हम पर राज कर रहे थे, सोए हम थे। हमारे लोग हमारे ही लोगों की मुखबिरी कर रहे थे। आज़ाद किसकी वजह से पकड़े गए थे? हमारे लोगों की वजह से। जलियांवाला बाग का कांड का अभी आपने सुना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चमनलाल कौन था? भारतीय था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। हमें जगाना था और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो शोर जब तक नहीं होगा तब तक लोग नहीं जगेंगे। HSRA की बैठक होती है। उस वक्त में बैठक करना कोई सरल नहीं था। बम बनाने की एक प्रक्रिया शुरू होती है और बम की टेस्टिंग पहले लाहौर में होती है, लेकिन लाहौर में धुआं निकलता था, पुलिस तुरंत आ जाती थी, इसलिए बम की टेस्टिंग झांसी के जंगलों में होती है। ऐसे ही बम जाके नहीं फोड़ दिया जाता। यह नटशेल ऑफ हिस्ट्री है। झांसी के जंगलों में उस बम की टेस्टिंग करते हैं, वो बम यहां लाते हैं और 2 नहीं 3 लोग थे। पहला सब जानते हैं, भगत सिंह जी। दूसरे को सब जानते हैं, बटुकेश्वर दत्त जी। और तीसरे व्यक्ति थे जयदेव कपूर जी। और जिस असेंबली के अंदर यह प्लान किया गया था, यह भी अधूरी जानकारी है कि वहां 1 बम फेंका गया, वहां 2 बम फेंके गए और 2 गोलियां चलाई गई थी। 2 बम फेंके गए थे और 2 गोलियां चलाई गई थी और दोनों गोलियां भगत सिंह जी ने चलाई थी। हवाई फायर थे। हवाई फायर इसलिए किए गए थे कि जिससे वो लोगों को डरा सके, धमका सके। और वो जो उसके बाद जजमेंट आया था उसमें श्री बटुकेश्वर दत्त जी को गिल्ट करार नहीं दिया गया था, उनको काला पानी भेज दिया गया था। और वो वहां 55 साल की उम्र में 1910 में बर्धमान जिले में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद वह कानपुर आई थी। कानपुर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। 1965 में उन्होंने दम तोड़ा था और उन्होंने अंत समय तक भगत सिंह की मां की हर प्रकार से देखभाल की, क्योंकि वह ये वचन दे चुके थे। बड़े आदमी के शब्द
किसी भी स्टैम्प पेपर से ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये फिरोज शाह कोटला में ये सब लोग बैठ रहे थे, और देखिए कोई एक दिन में ऐसे बम नहीं फोड़ देता है। वह एक गीत या एक कविता की तरह से बहुत सिमटा हुआ सहज नहीं होता है, वो फैला हुआ होता है। 6 तारीख को रेकी की जाती है। 6 तारीख को रेकी में यह भी देखा जाता है कि उस दिन असेंबली में कौन होगा, और विठल भाई पटेल जी उस दिन असेंबली की अध्यक्षता कर रहे थे। ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई। एक सेफ्टी बिल उस दिन आना था। 6 तारीख को रेकी की जाती है, 7 तारीख को बाकी तैयारियां की जाती हैं, और 8 तारीख को ये तीनों पहुंचते हैं। और यहां देखिए भगत सिंह जी का दिल। रस बिहारी बोस जी ने उन्हें घड़ी दी थी, बड़ी कीमती थी, और रस बिहारी जी ने दी थी, उनके हृदय के बड़े पास थी वो। लेकिन भगत सिंह जी ये कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं रहेगी, शायद वो घड़ी दे देते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 कदम के बाद वो अपने जूतों पे नजर डालते हैं, और जयदेव कपूर के जूतों पे नजर डालते हैं जो फटे थे। और वो उसके बाद कहते हैं कि आज के बाद मुझे इन जूतों की भी जरूरत नहीं रहेगी। जयदेव जूते बदल लेते हैं क्योंकि उनके जूते बहुत खूबसूरत थे। उससे पहले 7 तारीख को एक और खास बात होती थी। वोहरा जी और दुर्गा भाभी जी उनके पास पहुंचते हैं। भगत सिंह जी को 2 चीजें बहुत प्रिय थी, एक रसगुल्ला और दूसरा नारंगी, छोटा संतरा। वो उनको खिलाने के लिए पहुंचते हैं। देखिए शहीद के दोस्त भी, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसे ही नहीं कहा गया है। लोगों के जिस मिजाज का व्यक्ति होता है, दोस्त भी उसी मिजाज के होते हैं। इसलिए मैंने जब कहा था कि मैं उस मंच पे बोल रहा हूं जिस मंच पर लोग उन्हें देवता मानते हैं, तो उसका अर्थ यह था यहां भी बैठे हुए लोग ऐसे बैठे जैसे उन देवताओं के मंदिर में बैठे। उन्हें सुने, उनकी सुने। लेकिन हम बहुत सारे और कामों में व्यस्त होते हैं, और आज भी हमें एक बड़े शोर की जरूरत पड़ती है। आज भी लोग जागरूक नहीं है, अगर हमको यह लगे तो। बड़े शोर की जरूरत आज भी है। वो 10-20% लोगों को वो शोर मचाने में उनकी सारी जिंदगी निकल जाती है। जैन मंच को आपने देखा, राष्ट्रीय सैनिक संगठन आप देखते हैं, उसके लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। खैर 9 तारीख आ जाती है, उसके बाद ये अंदर जाते हैं, खाकी कपड़ों में होते हैं, नीला रंग का एक कोट होता है, और वह चुपचाप जाके अपनी जगह ले जाते हैं जो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल उस वेल के पास थी जो खाली होता है। वहां पर बम है, वहां पर पिस्टल भी है, चुपचाप अंदर चले जाते हैं। बटुकेश्वर दत्त उनको फॉलो कर रहे होते हैं। दोनों को ये पता है जिंदा वापस नहीं आएंगे। जिंदगी की जो आशा होती है ना, ये आपसे बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण काम भी करा ले जाती है। लेकिन जरा सोच के देखिए उस व्यक्ति के बारे में जो बॉर्डर पे जा रहा है, जो क्रांतिवीर है, जो लाम पे जा रहा है, जो एक बड़े काम को अंजाम देने जा रहा है, और उसको ये पता है साहब मैं वापस नहीं आऊंगा। उस वक्त उसके दिल से पूछिएगा। ये होता है जज्बा, ये होती है वीरता। यूं तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति यही कह के आता है अच्छा मैं शाम 6 बजे तक आ जाऊंगा, कह के जाता है। लेकिन यहां कह के जाना पड़ता है, इन जगहों पर नहीं आऊंगा, मां नहीं आऊंगा। और ये अंदर जाते हैं। 8 तारीख को धमाका होता है। धमाका होने के बाद भागते नहीं हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जिस साइमन कमीशन के लिए यह सब कुछ हुआ, लाला लाजपत राय जी ने अपनी जान दी, वो साइमन वहां बैठा था। और अगर शायद इन लोग को यह पता होता तो निश्चित रूप से वो गोलियां उधर नहीं उधर चलती, क्योंकि भगत सिंह जी उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। उसकी वजह से भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन साइमन बच गया, बाकी लोगों को बचना ही था, क्योंकि उन मारने का प्लान तो था ही नहीं। वो आते हैं, यहां ठहरते हैं।
उसके बाद कोर्ट लगती है, वहाँ सज़ा होती है। भगत सिंह जी को जो सज़ा होती है वो कत्ल की होती है। बटुकेश्वर दत्त गिल्टी प्रूफ नहीं होते हैं, उन्हें अंडमान भेज दिया जाता है और उसके बाद पटना भेज दिया जाता है। बहुत बीमार थे। अंडमान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पिकनिक मनाने लोग जाते हों, खाना खाने लोग जाते हों। बहुत सख्त जगह है। अगर 1 ml दीदी 1 ml तेल, अगर ये तो हम फिर भी खा सकेंगे, हम लोग शहीदों की बात कर लें जरा। 1 ml तेल अगर कम निकलता था, जिसमें बैल नहीं वो व्यक्ति पिस चलता था, ऐसे तरीके से रहट वो चलाता था, अगर वो 1 ml तेल कम निकलता था तो 1 ml के तेल के बदले में उसे 10 हंटर मारे जाते थे। 10 हंटर। आज भी पुलिस इतनी जोर से असली वाला डंडा नहीं मारती है, भगाने की कोशिश करती है। अंग्रेजों को और अंग्रेजों की पुलिस को हमसे कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही सावरकर के साथ हुआ था। खैर, भगत सिंह जी नहीं रहे और जब उनको ये पता चला कि गांधी जी उनके लिए 24 तारीख को अपील लेके आ रहे, अभी शायद हम इतिहास के बहुत सारे पन्ने पढ़ने हैं, सुने सुनाए पन्ने पढ़ते हैं और उन्हें बोलते हैं, लेकिन गांधी जी ने अपने तरीके से कोशिश की थी। क्या कोशिश थी ये अलग बात है, सफल नहीं हुई ये अलग बात है। 23 तारीख को फांसी दी गई। अब फांसी के वक्त एक बहुत बड़ा शोर फिर मचता है और यह शोर इतनी जोर से मचता है कि रात में जो जेल है उसके पास की बस्ती के लोग उठकर बैठ जाते हैं कि जेल में क्या हो रहा है। आप भी कभी अत्याचार अनाचार के खिलाफ या देश के दुश्मनों के खिलाफ शोर मचाएं तो इतनी जोर से मचाएं। बैनेट फाइटिंग में जब हम शोर मचाते हैं, आधी जान तो दुश्मन की वही निकल जाती है। ऐसी हुंकार भरनी चाहिए। मां दुर्गा भी, मां भवानी भी ऐसी हुंकार भरते हैं। शिव वही हुंकार भरते। हुं शब्द ही वो हुंकार उसी से बना है आगे। लेकिन भी एक बीज मंत्र है। तो इस प्रकार इन दोनों की यह लीला पूरी होती है। जिम्मेदारी हमारे सर है। और जैसा कर्नल त्यागी जी ने कहा, परिस्थितियों के अनुसार काम होता है। एक वक्त वो परिस्थिति थी जब कोई क्रांतिकारी निकलता था तो ये सोच के निकलता था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल साहब की लिखी हुई थी 1922 में। तो ये उस वक्त का दौर था जब पता था जिंदा आने की कोशिश भी नहीं करनी है, संभव भी नहीं होगा। आज का दौर अलग है। आज देश की सेवा के लिए जिंदा रहना होगा, तंदुरुस्त रहना होगा, आत्मविश्वास के साथ रहना होगा, नॉलेज के साथ रहना होगा, एक होकर रहना होगा, सरमाएदारों के साथ चलना होगा। तब आज देश की सेवा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। मैं दोनों बलिदानियों के चरणों में प्रणाम करता हूं और कर्नल टीपी त्यागी साहब और जॉली साहब और वेद जी को विशेष रूप से प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर कार्यक्रम के लिए।